कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे इंडियन शुगर इंडस्ट्री की, जो इन दिनों एक अनोखी दुधारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ प्रोडक्शन में जोरदार उछाल आया है, तो दूसरी तरफ भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन आईएसएमए ने पूरे सीजन के लिए अपने उत्पादन अनुमान को काफी घटा दिया है। इस वजह से चीनी मिलों पर कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति ने न केवल मिल मालिकों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि किसानों के गन्ना भुगतान, निर्यात की संभावनाओं और इस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। 28 फरवरी तक चालू 2025-26 के शुगर सीजन में कुल चीनी उत्पादन 247.54 लाख टन पहुंच चुका है। ये पिछले सीजन के 220.17 लाख टन से 12% ज्यादा है। इस दौरान महाराष्ट्र में 95.35 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 74.83 लाख टन और कर्नाटक में 44.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि कई चीनी मिलें गन्ने की कमी या आर्थिक दबाव के कारण बंद हो गईं। अब देश में एक्टिव चीनी मिलों की संख्या 305 रह गई है, जो पिछले साल 330 थी। आईएसएमए ने अपने तीसरे अनुमान में पूरे सीजन के लिए कुल शुगर प्रोडक्शन को 324 लाख टन पर घटा दिया है, जो पहले के 343.5 लाख टन के अनुमान से 5.57% कम है। पिछले सीजन में कुल उत्पादन 296.2 लाख टन रहा था। इस करेक्शन के पीछे मुख्य कारण महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कम उपज का होना है। असामान्य मौसम, कम बायोमास और रेटून फसल की कमजोर स्थिति ने गन्ने की पैदावार को प्रभावित किया है। प्रोडक्शन में इस बढ़ोतरी के बावजूद चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 31 लाख टन चीनी डाइवर्ट होने के बाद इसकी कुल अवेलेबिलिटी 293 लाख टन रह जाएगी, जो पिछले सीजन के 261.2 लाख टन से 12% ज्यादा है। शुरुआती स्टॉक 50 लाख टन जोड़ने पर कुल अवेलेबिलिटी 343 लाख टन हो जाएगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन का अनुमान 283 लाख टन है, जबकि एक्सपोर्ट 7 लाख टन और आखिरी स्टॉक 53 लाख टन रहने की उम्मीद है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार में चीनी की पर्याप्त अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन मिलों के लिए ये राहत नहीं बन पा रही, क्योंकि उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है और एक्स मिल रियलाइजेशन कमजोर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी 2026 तक गन्ना भुगतान का बकाया 4,601 करोड़ रुपया पहुंच गया, जो पिछले साल इसी दिन 2,744 करोड़ था। आईएसएमए के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने साफ कहा है कि बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और कमजोर एक्स मिल रियलाइजेशन के कारण मिलों पर कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से एमएसपी यानी न्यूनतम विक्रय मूल्य में समय पर संशोधन की मांग की है, ताकि मिलों की आर्थिक हालत सुधारी जा सके, किसानों को समय पर भुगतान हो और मार्केट स्टेबल रहे। ये कदम सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डाले बिना भी उठाया जा सकता है। चीनी उद्योग में एमएसपी की मांग लंबे समय से चल रही है। फरवरी 2019 से ही गन्ने का एमएसपी 31 रुपए पर अटका हुआ है, जबकि गन्ने की एफआरपी 355 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ चुकी है। मौजूदा प्रोडक्शन कॉस्ट 40 से 41 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक्स मिल भाव 3,550 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हैं, जो लागत से काफी कम है। इस असंतुलन ने मिलों के मार्जिन को निचोड़ दिया है। कई निजी और सहकारी मिलें कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। कुछ लिस्टेड कंपनीज जैसे द्वारिकेश शुगर, अवध शुगर और अन्य की तिमाही परिणाम भी दबाव में दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के तीसरे क्वार्टर में कुछ कंपनियों ने अपनी आय बढ़ाई है, लेकिन टोटल प्रॉफिटेबिलिटी का दबाव बना हुआ है, क्योंकि चीनी की बिक्री पर रियलाइजेशन कमजोर है। एथेनॉल से कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन चीनी पर कुल मिलाकर घाटा पड़ रहा है। आईएसएमए ने बजट 2026-27 में एमएसपी संशोधन और एथेनॉल मूल्य की समीक्षा की मांग की है, ताकि मिलों की स्थिति ठीक हो सके। इस पूरे सिनेरियो में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सरकार E20 टारगेट हासिल करने के लिए चीनी से एथेनॉल प्रोडक्शन को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दे चुकी है।
2025-26 एथेनॉल सप्लाई ईयर में चीनी पर आधारित फीड स्टॉक से लगभग 28% योगदान की उम्मीद है। हालांकि टेंडर रिजल्ट से पता चलता है कि डाइवर्जन 3.1 मिलियन टन पर सिमट गया है, जो पहले के 5 मिलियन टन के अनुमान से कम है। इससे चीनी की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन मिलों को अतिरिक्त इनकम का मौका कम मिला है। कई मिल्स ने डिस्टिलरी लगाकर एथेनॉल पर फोकस किया था, लेकिन कम डाइवर्जन से उनकी योजनाएं भी प्रभावित हुईं। ग्लोबल मार्केट में भी चीनी की कीमतें दबाव में हैं। ब्राजील, थाईलैंड और पाकिस्तान में उत्पादन बढ़ने से 2025-26 में ग्लोबल सरप्लस 2 से 3 मिलियन टन रहने का अनुमान है। भारत ने 2025-26 के लिए 2 मिलियन टन निर्यात कोटा मंजूर किया है, लेकिन डोमेस्टिक रेट्स बेहतर होने के कारण निर्यात कम होने की संभावना है। ट्रेडर्स का कहना है कि 7 लाख टन से ज्यादा का निर्यात मुश्किल है। कॉर्पोरेट एंगल से देखें तो ये स्थिति चीनी कंपनियों के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने का समय है। महाराष्ट्र की सहकारी मिलें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां बकाया सबसे ज्यादा है। निजी कंपनियां जैसे बलरामपुर चीनी मिल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर आदि को एथेनॉल पावर को जनरेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना होगा। कुछ कंपनियां पहले से ही मल्टी फीड स्टॉक डिस्टिलरी बना चुकी हैं, जो अनाज और चावल से एथेनॉल बना रही हैं। सरकारी योजनाएं जैसे इथेनॉल इंटरेस्ट सबवर्जन और G1 योजना का फायदा भी उठाया जा सकता है। निवेशकों के लिए ये सेक्टर अलर्ट रहने वाला है। MSP संशोधन की कोई खबर स्टॉक्स को ऊपर ले जा सकती है, जबकि इसमें देरी से दबाव बढ़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में चीनी कंपनियों के शेयर्स में एथेनॉल पॉलिसी से उछाल आया था, लेकिन अब प्रोडक्शन सरप्लस और कीमतों के दबाव ने इस मार्केट सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया है। किसानों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण समय है। गन्ना भुगतान में देरी से उनकी आय प्रभावित हो रही है। हालांकि FRP बढ़ने से प्रति हेक्टेयर इनकम बढ़ी है, लेकिन मिलों की कमजोर स्थिति ने इस चेन को तोड़ दिया है। सरकार को MSP संशोधन के साथ साथ निर्यात नीति को भी लचीला बनाने की जरूरत है, ताकि सरप्लस का मैनेजमेंट हो सके। पिछले सीजन में उत्पादन कम होने से निर्यात सीमित रहा था, लेकिन इस बार पर्याप्त स्टॉक के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल से एथेनॉल की मांग बढ़ सकती है, जो मिलों के लिए पॉजिटिव होगा। कुल मिलाकर भारतीय शुगर इंडस्ट्री मजबूत नींव पर खड़ी है। ये देश के सबसे बड़े एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में से एक है, जो लाखों किसानों और मिल कर्मचारियों को रोजगार देता है। 2025-26 में उत्पादन बढ़ने से रूरल इकोनॉमी को गति मिली, लेकिन वित्तीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ISMA का अनुमान घटाना एक सतर्क कदम है, जो वास्तविक उपज को दर्शाता है। अगर MSP में संशोधन जल्द हो गया तो मिलों को थोड़ी राहत मिलेगी, किसान संतुष्ट रहेंगे और बाजार स्टेबल रहेगा, वरना यह बकाया बढ़ता जाएगा और कुछ मिलें बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। कॉरपोरेट दुनिया के लिए ये इंडस्ट्री एक केस स्टडी है, जहां पॉलिसी, मौसम और बाजार तीनों का बैलेंस जरूरी है। मिल मालिकों को अब डाइवर्सिफिकेशन, लागत पर नियंत्रण पर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर लंबी अवधि में इस सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि E20 लक्ष्य और बायोफ्यूल पॉलिसी भविष्य में मजबूत सपोर्ट करेगी। कुल मिलाकर यह स्थिति चुनौती भरी है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about